नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। इस वक्त हम ब्रज की धरती पे हैं, वृंदावन में हैं, मगर लॉकडाउन के कारण भी भगवान अनलॉक अभी तक नहीं हुए हैं, वो भी अपने जो कि भक्तों से दूर ही हैं। आज हमारे साथ में इस विषय में चर्चा करने के लिए कनक महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी राधे राधे, सभी को राधे राधे। और वृंदावन में आप सभी आए हुए हैं तो आपको ही स्वागत है। क्योंकि वृंदावन में सभी मंदिर तो इस समय बंद हैं, लेकिन ब्रज की भूमि ही इतनी दिव्य है कि यहाँ चाहे कितने भी महामारी आ जाए, कितना भी बड़ा प्रलय आ जाए, लेकिन ब्रज क्षेत्र का कभी प्रलय नहीं हुआ करता है। हमने वेदों में कुछ वर्णन सुना है कि दो जगह ऐसी हैं, एक काशी और एक वृंदावन, जिनका कभी प्रलय नहीं होता। और ये जो आज हम देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी, तो कोरोना तो यहाँ भी तो बढ़ रही है। यहाँ भी बढ़ रहा है ना। तो आपने कहा कि जिस तरीके से यहाँ बढ़ नहीं सकती है, वेदों में इसका है। आपको कुछ ऐसे संतों का, जहाँ पर ब्रज भूमि ऐसे ऐसे संतों की भूमि है, यदि यहाँ पर ब्रज की शरण में यदि आकर के यदि भावना से यदि कृष्ण के प्रति श्रद्धा भावना है तो भगवान सहायता करेगा। क्योंकि ये भूमि जो है ब्रज की भूमि भक्ति की भूमि है। यहाँ पर ऐसे ऐसे संत हुए हैं। एक गांव का नाम है रणवारी, छाता के पास रणवारी गांव है। उस गांव में यदि आप जाकर के देखें तो वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की, आज से पहले भी महामारी हुई हैं तो महामारियों का कोई प्रकोप वहाँ पर नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ पर एक ऐसे संत हुए थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर कोई महामारी संकट प्रकोप नहीं होगा महामारी का किसी प्रकार से। और भक्ति की भूमि है, यहाँ पर चरण रखते ही पुण्य का प्रताप होता है। और समाज में जहाँ कहें, जहाँ देख रहे हैं, एक चीज़ और मैं सबको पालन करने के लिए कहूँगा कि ऐसे समय में सब लोग अपने अपने घरों में हैं, बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। इंसान तो अपनी रक्षा कर ही ले रहा है, साथ साथ में जो पशु पक्षी हैं। परसों रात में ही मैं सो रहा था कि अचानक लाइट चली गई, कम से कम 4-5 घंटे के लिए लाइट गई। उस समय देखा गर्मी के कारण और पानी की प्यास से कुछ दूरी पर कुछ पक्षी बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे, रो रहे। तो बड़ा हृदय द्रवीभूत हुआ। तो कुछ जलपात्र भी रखे गए। वैसे जलपात्र रखे हुए थे, लेकिन कुछ बंदरों के कारण जो वो टूट भी गए थे, गिर गए थे। लेकिन दोबारा से और लोगों को, कॉलोनी को लोगों को कह करके और पात्र रखवाए गए। मेरा ये संदेश है सब लोगों के लिए कि हमारे आसपास में कुछ जल पात्र भर करके रखें, ताकि और गौ माता के लिए, हमारे आसपास में कुत्ते भी बहुत घूमते हैं जो कि सबसे ज़्यादा वफादार जीव है, उसकी सेवा में। ब्रज में देखो कितने संत ऐसे हैं कि जो आज भी सेवा कर रहे हैं। इतना समय हो गया, पूरा 2 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है इस लॉकडाउन को, लेकिन लोग सेवा कर रहे हैं। आपने एक चीज़ ये कहा कि कोरोना ब्रज की धरती पे नहीं फैल सकती, हावी नहीं हो सकती है, मगर ब्रज की धरती पे कोरोना बढ़ते चले जा रहे हैं। पर बढ़ता नहीं जा रहा है। ब्रज की धरती पर आया है तो कहाँ से आया है? कहीं तो दिल्ली से लोग लेकर के चले आए। अभी वृंदावन धरती में ऐसे नहीं आया है। कैसे कैसे आ रहा है? जैसे तो जाहिर सी बात है, भारत से भी नहीं है ये, तो चाइना से आया। मगर आपका स्पष्ट रूप से ये हमारा कहने का मतलब है कि आपने कहा कि इससे कोई डरने की बात नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, मगर यहाँ बढ़ रहा है। इस पर क्या कहिएगा? इस पर यह है कि व्यक्ति चाहे जहाँ भी रहे इससे बच सकता है, केवल अपनी सावधानी के साथ। ये पहले से भी चली आई है। वृंदावन के बाहर भी रह से बच सकता है, बाहर के रह करके भी हो सकता है, कहीं भी रह करके, पूरे देश में कहीं भी रहे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें जो कि पहले से हम कहते चले आ रहे हैं। साफ़ सफाई का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए। केवल नेताओं ने बता दिया कि आप सफाई करो, केवल नेताओं के करने से नहीं होगा, हमारे करने से होगा। हम लोग उसको देख करके हम कुछ खुद अपने जीवन में अमल करें उस चीज़ को कि केवल अपने घर की ही सफाई नहीं, घर के दरवाजे पे भी सफाई। केवल अपने घर की भी सफाई नहीं, यदि दिख रहा है हमें रास्ते में चलते चलते यदि कुछ कचरा दिख रहा है तो कोशिश करो कि वो नष्ट हो। गंदगी से हर वक्त बचा जाए, क्योंकि गंदगी यदि रहेगी तो केवल कोरोना जैसा नहीं, और भी भयानक बीमारी भी आ सकती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, अभी तक मंदिरों को लॉक कर दिया गया है, मगर भगवान का सेवा कैसे चल रहा है और कैसे मंदिरों में पुजारी या आप तमाम लोग जिस तरीके से हैं वो लोग कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं? जिस तरह से पहले भी भगवान की सेवा चल रही थी, बिल्कुल विधिवत उसी प्रकार आज भी भगवान की सेवा चल रही है। अंतर केवल इतना आया है कि जो भक्त लोग हैं, भीड़ भाड़ है, उनको आने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि यदि एक को भी यदि आने को अनुमति मिलती है तो दूसरे को भी तैयार चाहिए।
और किस किस को मना करेंगे। इसलिए पुजारियों ने ये प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी अभी मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आएगा, भगवान की सेवा पूजा प्रतिदिन चलेगी। नहीं, हम एक सवाल करना चाहते हैं। लॉकडाउन से पहले भी यहाँ जो टूरिस्ट आए हुए थे वो फंस गए थे, फिर मैंने कई वीडियोज़ में देखा है, कई न्यूज़ में भी इस तरीके से आया है। तो उनके लिए आपके जिस तरीके से मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, ये सब उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था कराया जा रहा है, कैसे उनको रखना है, किस तरीके से उनको उनके घर तक पहुंचाना है? जो जहाँ है वो वहीं रह करके यहाँ पर लॉकडाउन का पालन कर रहा है। जो वृंदावन की कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं, उन प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से बहुत कुछ किया जा रहा है यहाँ। कुछ ऐसे लोग जो बाहर से आकर के यहाँ फंस गए थे, जो मेरे परिचित भी कई लोग थे, उनके लिए भी राशन पानी की व्यवस्था कराई गई, और जो लोग जाना चाहते थे उनके लिए जाने की भी व्यवस्था कराई गई प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा। और सरकार की तरफ से मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ हुआ होगा यहाँ, क्योंकि मैं जितना कुछ देख रहा हूँ वृंदावन में ही मैं रह रहा हूँ, तो प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा ही ज़्यादातर हुआ है। जो कुछ हमारे हनुमत आराधन मंडल भी है, ऐसे कई प्रकार के ऐसे मंडल हैं वृंदावन में। कल्याण ब्रजवासी, राहुल कल्याण ब्रजवासी है, वो भी कई लोगों की सहायता के साथ में गऊओं के लिए, बंदरों के लिए, कुत्तों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए प्रतिदिन खाने की व्यवस्था आज भी चल रही है। एक सवाल आपसे ये है कि कोरोना महामारी में जिस तरीके से लोग फंस रहे हैं, आपका ट्रस्ट है जो इस धरती से पूरे भारतवर्ष को या पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये ब्रज की धरती है, कान्हा की धरती है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना महामारी? मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूँ, जो कि यदि व्यक्ति इसको समझ ले, केवल समझदार यदि होगा तो समझ सकता है कि इस धरती पर जिस तरह से पहले गौ हत्या पर जोर दिया गया, भारत में इतने बूचड़ खाने, उनमें से मेरी गिनती में है कि यदि मैंने जो सर्च किया 10 ऐसे बड़े बड़े बूचड़ खाने हैं जो कि हिंदुओं के ही हैं। हम केवल मुसलमानों को इस पर जोर नहीं दे सकते केवल कि वो ही अकेले हों, यहाँ हिंदुओं भी है। सभी के लिए एक बड़ा संदेश है कि गौ हत्या पर रोक लग जाए। पहली चीज़, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे पूर्ण भारत में, पूरे भारत में। आज जो भारत की दशा है कि नंबर 1 पर भारत गौमांस निर्यातक में हो गया है भारत, जो कि सबसे बड़ा बदनामी वाली चीज़ है हमारे भारत में। जिस भारत सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में या आपके राज्य में, उत्तर प्रदेश में चांदपुर गांव में, उन्नाव जिले में कितना बड़ा बूचड़ खाना जो कि हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के नहीं हैं। योगी जी तो हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर योगी जी के राज्य में विश्व में सबसे ज़्यादा कोई स्टेट है तो उत्तर प्रदेश ही है कि बूचड़ खाना सबसे ज़्यादा है। देखो, मैं राजनीति से थोड़ा हट करके आपसे बताऊंगा। आप एक धार्मिक हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ का देखो राजा, हमारे यहाँ का राजा जी योगी है, तो योगी जी ने हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो जब आएंगे तो जितने भी बूचड़ खाने हैं उन पर रोक लगेगी। लेकिन यहाँ आपको ज़रा स्पष्ट मैं कर दूँ कि यहाँ उन्होंने जोर दिया किस बात पे? बूचड़ खाने हटाए तो हैं, लेकिन किस प्रकार के हटाए हैं? जो कि अवैध थे। वैध बूचड़ खाने आज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। अब अंतर स्पष्ट समझिएगा, यहाँ पर जो अवैध रूप से चल रहे थे उनसे सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल रहा था, और जो वैध रूप से हैं उनको सरकार के लिए उनसे टैक्स संरक्षण में चल रही है। बिल्कुल संरक्षण में चल रही है। तो ये आप, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन मेरा इतना है कि गौ रक्षा पर जोर दिया जाए। नहीं, साफ ये तो आपने कहा कि ठीक है कि गौ हत्या पे रोक नहीं लगनी चाहिए, बूचड़ खाने बंद होनी चाहिए, मगर यहाँ पे साफ तौर पे ये देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी मंदिरें, मस्जिदें हैं, तमाम चीज़ें जो धार्मिक स्थल है सबसे ज़्यादा हैं, मगर जिस राज्य का मुख्यमंत्री हिंदुत्ववादी की बात करता हो, साफ तौर पर गौ हत्या को अपना चुनावी एजेंडा बनाता हो, मगर उसी के राज्य में सबसे ज़्यादा जो है कि बूचड़ खाने हो। बूचड़ खाने बड़ा जोर तरीके से है, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन हम देखा जा रहा है, प्रतिदिन न्यूज आ रही हैं कि कहीं सर्वे भी किया है, कितने बूचड़ खाने अभी तक चल रहे जो सरकार के संरक्षण लिखा हुआ है। 10 बूचड़ खाने इतने हैं भारत में, बड़े बड़े, जो कि विदेशों को सबसे ज़्यादा मांस निर्यात होता है। और कोई ऐसा मांस नहीं, गऊ का मांस निर्यात होता है, गऊ का मांस। चलिए, ये थे कनक महाराज। साफ तौर पर गौ माता को बचाने के लिए इन्होंने 10 जगहों को टारगेट बनाया और कहा है, सरकार से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि लोग जिस तरीके से गौ हत्या कर रहे हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। एक चीज़ और, गौ हत्या पर तो रोक लगे विशेष तौर से। उसके बाद जिस तरह से हमारे भारत में गुलाबी क्रांति को जोर दिया गया, गुलाबी क्रांति से हट करके अब चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जितने भी लोग हैं सब केवल एक ही कार्य में लग जाएं तो मेरा ज़्यादा निवेदन होगा। किस कार्य में? कि हरित क्रांति की ओर।
हरित क्रांति की ओर बढ़ा जाए कि हम जगह जगह पेड़ पौधे लगवाने का रोज़गार दिया जाए। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए अपने शहर छोड़ करके बाहर तक जाना पड़ता है, अरे वहाँ के जितने भी जो सांसद हैं, विधायक हैं, नेतागण जितने भी हैं, वो उनके लिए वहीं के नहीं काम उपलब्ध कराएं, चाहे खेती से जुड़ा हुआ काम विशेष तौर से उपलब्ध कराएं। क्योंकि यदि किसानों के लिए यदि प्रोत्साहन नहीं मिलेगा सरकार से तो किसान अपनी खेती छोड़ देगा, किसान कार्य छोड़ देगा अपना, तब भूखों मर जाएगा पूरा देश। अन्न उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि अन्न नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। किसान यदि सुरक्षित नहीं है तो फिर वो किसान छोड़ देगा। इसलिए कोशिश ये रहे, सभी वर्ग से निवेदन है कि वो किसानों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोत्साहन दे, हरित क्रांति को ज़्यादातर प्रोत्साहन दे और जितना ज़्यादा हो सके वृक्ष लगवाएं। अपने जन्मदिन के दिन 5 वृक्ष लगवाएं, बट वृक्ष लगवाएं, पीपल के वृक्ष लगवाएं, फलदार वृक्ष लगवाएं। और जितने भी कुछ उत्सव आमें, हर उत्सव पे ये नियम बना लें कि वृक्ष लगाया जाए। हमारे भारत जितना ताप बढ़ रहा है, इस ताप से तो मुक्ति मिलेगी।